साथ है एक बेहद ही खास शख्सियत, पश्चिम बंगाल के कांग्रेस पार्टी के टाइगर, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता और पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी साहब। उनसे बातचीत करेंगे तमाम विषयों पर। बहुत बहुत शुक्रिया दादा इंडिया टीवी से बातचीत के लिए। क्योंकि आप नेता हैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में और बजट सत्र के दूसरे हाफ की शुरुआत हो गई है और पहला दिन जो था काफी हंगामा हुआ। लोकसभा में राजनाथ सिंह बोले और उन्होंने कहा कि आपके नेता जो हैं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उनको माफी मांगनी चाहिए जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने कैम्ब्रिज में की। मैं राजनाथ सिंह जी बड़े वरिष्ठ नेता है, मैं उनको वरिष्ठ नेता होने की नाते इज्जत जरूर करते हैं। वो एक सज्जन आदमी बिल्कुल है। मैं राजनाथ सिंह को देखा कि राहुल गांधी जी के खिलाफ अनाप शनाप शिकायत दर्ज करने लगे, वो भी सदन के अंदर। मैं बीजेपी पार्टी की सारे प्रवक्ताओं को, जो बददिमागी प्रवक्ताओं है, उन सबको मैं एक छोटा सा सलाह देना चाहते हैं कि कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा 1206 साल में हुआ था और राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक पढ़े लिखे, वहाँ पढ़े भी थे एक जमाने में। तो राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो भाषण दिए हैं, जो वक्तव्य पेश किए हैं, सारे बीजेपी पार्टी की प्रवक्ताओं और उसके साथ साथ सारे देशवासी उनको थोड़ा गौर से सुने और देखे। और उसके बाद अगर आपको ये लगे कि राहुल गांधी जी एक लफ्ज कोई गलत बात वहाँ किए हैं, तो हम बिल्कुल तैयार है उनकी पक्ष रखते हुए कि हाँ, आपकी जो तर्क वो मानने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे तो ये जानना चाहिए कि राहुल गांधी जी गलत बात क्या कहा, ये तो नहीं कहते। ये बददिमागी प्रवक्ताओं अपने अपने मर्जी से एक भाषा को तोड़ मरोड़ करके ना समझते हुए अपने अपने मर्जी से जो बोलना आते हैं वो बोलते रहते हैं। लेकिन दादा, विदेशी धरती पर जाकर के राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप से कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं बोलते हैं, आप क्यों खामोश हैं? ऐसा नहीं कहा। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, सन 2015 हमारे देश की 56 इंच छाती वाले नरेंद्र मोदी जी चीन घूमने गए थे संघाई में जाके प्रवासी भारतीयों को वो क्या कहते हैं कि आप लोगों में जरूर ये शर्म आप लोगों में होंगे कि हिंदुस्तान में आप लोगों को जन्म हुई थी और ये शर्म के चलते आपको सिर झुक रहे हैं क्योंकि आप हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। कहां जाके कहते हैं? चीन में जाके कहते हैं। तो हमारी देश की जो आजादी की लड़ाई, जिस जंग के चलते हमारी देश आजाद हुई थी और ये आजादी के चलते एक मोदी जी जो गुजरात से आके दिल्ली में अपने बलबूते पर आम लोगों को समझाकर, आम लोगों की विश्वास हासिल करके चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने, तो ये क्या हिंदुस्तान की दान नहीं है? तो वो दान कहां गए थे मोदी जी की दिमाग से, जब मोदी जी हमारे विदेशी मुल्क में जाकर ये कहते हैं कि हिंदुस्तानियों को सिर शर्म से झुक रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या कही राहुल जी ने कहा कि अमेरिका में फ्री सोसाइटी है और चाइना में कोऑर्सिव सिस्टम है, मतलब सितमगर की सियासत चलते हैं। ये दोनों के बीच हमारे देश की लेकिन एक बड़ा एक अहम भूमिका पालन करना चाहिए क्योंकि हमारे देश की अहमियत दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो अच्छा सलाह दिए हैं, लेकिन तो इसलिए हमारी लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए और ताकतवर करना चाहिए, यही तो सलाह दिए हैं। आप सांसद हैं, लोकसभा में चुन के आपको भेजा है, यानी लोकतंत्र है, तो ऐसे में ये कहना, वो भी विदेशी धरती पर, कि लोकतंत्र खतरे में है, तो उससे क्या इमेज भारत की बनेगी? धरती जहां हो, मोदी अगर विदेशी धरती में जाकर हिंदुस्तानियों को ये सलाह देते हैं कि आपको सिर झुकता था इतने दिन, मैं आपको सिर के ऊंचा कर दिए हैं, आपको बुरा नहीं लगे? दुनिया में
लोकतंत्र की जो पंक्ति होते हैं हिंदुस्तान की, उसमें रैंक होते हैं 108, जहां हमसे 2 कदम पीछे है पाकिस्तान, पंक्ति में उसका नाम है 110 नंबर में, और हमसे आगे है नाइजीरिया, बोलिविया, तमाम देशों। तो ये तो सारे इंटरनेशनल इलेक्टोरल जो डेमोक्रेसी है उसका इंडेक्स में तो कह ही चुके हैं पहले ही। राहुल गांधी जी इसको ताकतवर करने के लिए और ज्यादा मजबूत करने के लिए सलाह देते हैं सबको, और हम सब प्रयास करते हैं, यही कहते हैं। और दूसरा बात ये मैं कहना चाहते हैं बीजेपी वालों के, ये बददिमागी प्रवक्ताओं को, ये हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि ये देश की आजादी के लिए, इसकी लोकतंत्र के लिए और हिंदुस्तान की अखंडता के लिए हमारी देश की 2 पूर्व प्रधानमंत्री अपने जान गंवाई हैं, एक इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। उस परिवार की दूसरे व्यक्ति होते हैं राहुल गांधी। आपकी चिराग उछालना आपको जिम्मेवारी होते हैं, लेकिन समाज के कीजिए, किस पर आप कीचड़ उछल रहे हैं ये समझ कर कीजिए। जिस परिवार की 2 प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के लिए जान गंवा चुकी हैं, शहीद हुए थे, आप उसको भी अपमानना कर रहे हैं। लेकिन जिस देश के लिए जान गंवाई, उसी देश की बुराई राहुल गांधी देश में जाके कर दे रहे हैं। फिर आपको सलाह दे रहा हूं, राहुल गांधी जी के भाषण को ठीक से सुना जाए, प्रधानमंत्री ठीक से पढ़ा जाए। और ये बीजेपी पार्टी इसमें बड़ा माहिर है कि छोटी सी बात को तोड़ मरोड़ करके आम लोगों को दिमाग में इसको ऐसा वो घुसाना चाहते हैं कि लोग प्रभावित हो जाएं। क्योंकि ये बीजेपी पार्टी की कला है, ये कला की प्रदर्शन हर चीज में हम देखते हैं बीजेपी पार्टी की इस कला की, कि आम लोगों को गुमराह करने के लिए ये बीजेपी पार्टी माहिर है। जो भी बात कहे उसको तोड़ मरोड़ करते हुए वो पेश करेंगे, जैसे कि आम लोग। लेकिन मौका भी तो मिल जाता है ना। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण दिया, उन्होंने कहा कि कोई ताकत ऐसी नहीं है जो भारत के लोकतंत्र को किसी तरह का नुकसान पहुंचा सके। एक मजबूत लोकतंत्र भारत का है। आपको इमरजेंसी की याद दिला देते हैं जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की या लोकतंत्र के खतरे की बात करते हैं, तो आपके विरोधी तो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आपके समय में था। देखिए, इमरजेंसी जरूर हुई थी, और हमारे पार्टी ये नहीं कहते हैं कि हम इमरजेंसी करके सही किया। सदन के अंदर हमारे पार्टी की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से लेके हमारे पार्टी की इस मुद्दे पे क्या हमारे पार्टी की वक्तव्य है, सब जानते हैं। लेकिन मैं मोदी जी को छोटा सा एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप बड़ी बात करते हैं हिंदुस्तान की लोकतंत्र की कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत होने के बाद आपको जुबान से कैसे निकला कि चीनी फौजों ने नहीं घुसा है, नहीं घुसा हुआ है, नहीं कोई घुसे, नहीं कोई जमीन, मतलब हमारा कुछ चीनी फौजों ने कुछ हासिल कर नहीं पाई। ना चीनी फौज घुसे, ना घुसा हुआ है। किसने कहा था? मोदी जी ने। कब? जब गलवान घाटी में 20 हिंदुस्तानी जवानों ने अपने जान न्यौछावर करते हुए शहादत ली। उस समय चीन की फौज, पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA, वो जो कहते थे उससे सूर में सूर मिलाकर हमारे प्रधानमंत्री जो लोकतंत्र की वकालती करते हैं, उसको यह बयान देना कि आपको लगता है कि सही हुआ था? मोदी जी की जुबान से क्या यह निकलती है कि चीन के साथ मुकाबला करेंगे? उसके फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं चीन की वित्तशाली या चीन के पास ज्यादा पैसा है, इसलिए उनसे लड़ना, टक्कर देना मुश्किल है। ये हम नहीं कहते, उनकी जयशंकर जी कहते हैं। तो ये जो सारे दुनिया देखते हैं, हम बोले या ना बोले, सारे दुनिया देखते हैं कि मोदी जी की रूह का रवैया है। आप गलवान घाटी के बारे में एक शब्द क्यों नहीं निकलता आपकी जवान से? आप हमारे लद्दाख से लेकर हमारे उस तरह लद्दाख इलाके में 20,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट में हमें जाने नहीं दिया जाते हैं। हमारी फौजों को गश्त करने में बाधित किया जाता है। हमारे फौज चाहते हैं मुकाबला करने के लिए, हमारे फौज चाहते हैं लड़ने के लिए, हमारा फौज चाहते हैं बदला लेने के लिए, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होते हैं, ये सियासी निर्णय नहीं ले पाते हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी खुद कमजोर है। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार कहा जाता है कि नीति जो है वो चीन के प्रति सख्त नीति है सरकार की। बिल्कुल, ये तो होना चाहिए, हम भी कहते हैं।
अगर सख्त नीति है तो चीन और की, वो 1962 की याद दिलाते हैं ठीक आपको है। कि 1962 में जो जमीन गई सब ठीक है, उसका आप क्यों नहीं तो ठीक जिक्र? है, आप जब जन्म हुई थी उस समय की याद दिलाना चाहते हैं हमें? अभी की बात करो, ताजा हालत की बात करो, ताजा स्थिति क्या है इसके। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के टाइम में हुआ चीन के साथ, ठीक है। अब जो सरकार का रवैया है वो सख्त रवैया है। ताजा स्थिति बताओ, गालवान घाटी में क्या कुछ नहीं हुई? हमारे लद्दाख सीमा में क्या हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट में बाधित नहीं किया जाते हैं? आज अरुणाचल में घुसपैठिया नहीं होते चीनी फौज में? लेकिन वहां ये पर सच आपके है। जवान खदेड़ देखिए, देते ये तो हैं, सैटेलाइट पीएलए बताते के हैं। जवानों को ये खदेड़ तो- देते ये तो हैं। सैटेलाइट बताते हैं। हमारे फौज बहादुर है, हमारे फौज जहाबाज है, लेकिन उनको तो मौका देना चाहिए। वो तो चाहते हैं कुछ करे, लेकिन राहुल गांधी ये कह देते हैं सरकार मार रहे हैं, सरकार आपके डरती मार है। रहे हैं, हमारे फौजी पिट रहे हैं। सरकार डरते हैं। देखिए, लफ्ज को तुरोर मुरोर करना इनका आता लेकिन है, हर बार माहिर है। यही नहीं कहा जा ये सकता। माहिर है, ये माहिर है। इसमें हमें कोई तो आपको लगता है राहुल गांधी को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी? ये सरकार को मांगना चाहिए कि जो चीन की दलाली करते हैं, चीन के साथ ये सरकार की जो लेकिन वो प्रेम है, कहते हैं कि आप चीन के साथ मिले हुए हैं। ये सरकार की चीन के साथ जो प्रेम आपके राजीव गांधी ट्रस्ट को चाइना से फंड आ रहा है, ये सब सरकार कहती है। सरकार उनके है, आपके नेता चीनी बहुत एम्बेसडर अच्छा, से मिलते हैं। बहुत अच्छा तर्क मैंने उठे। सरकार उनकी, ईडी उनका, सीबीआई उनकी निकाले। मैं भी चाहते हैं कि पीएम केयर्स फंड में कितना चीनी कंपनियों को पैसा जमा हुए हैं। हिंदुस्तान में आज की तारीख में लगभग मान के चलो मैडम 3,500 ऐसा कंपनियां हैं, 3,500 ऐसा कंपनियां हैं हिंदुस्तान में, जिस कंपनियों को डायरेक्टर चीनी लोग हैं। अब मान के चलो, देख के चलो, मैं तथ्य सबूत दे सकते हैं। तो क्या होना चाहिए चीन पे, क्या आपको लगता है? टक्कर क्या होना कांग्रेस चाहिए। पार्टी का क्या स्ट्रैटेजी है? क्या कांग्रेस पार्टी अपना देश को मजबूत करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के जमाने में चीन के साथ जिस तरीके से डील किए थे, इस समय हमारा लद्दाख घाटी में चीन बहुत सारे कोशिश किया था, सलामी स्लाइसिंग जिसको कहते हैं, वो भी किए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुई। हमारा डिप्लोमेसी के चलते सफल नहीं हुई थी। लेकिन आज वो सफल हो पा रहे, क्योंकि हम जिस ढंग से उनसे बातचीत करना चाहिए नहीं करते। हम सोचते हैं कि साबरमती आश्रम में थोड़ा झूले में झूले, कोई महाबलीपुरम में जाके सनाई की संगीत सुने और चीन की तारीफ करते रहे, और हमारे निर्यात घटते रहे, आयात बढ़ते रहे, चीन की नाफा होते रहे, और चीन की कंपनियां 1 से 2, 2 के 3 बढ़ते रहे। राहुल गांधी उस समय क्या कहा? राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाके कहा, ये प्रोडक्शन कंट्री, चीन की ये प्रोडक्शन कंट्री की, चीन की जो परिचय है, चीन की जो प्रोडक्शन कंट्री बनने के जो उनका जो खासियत है, उससे हमें ताकत छीनना चाहिए। हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और तवज्जो देना चाहिए, नहीं तो चीन से मुकाबला करना मुश्किल होगी। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे सुविधा, हमारे सामने बहुत सारे गुंजाइश अब आ गए हैं कि हम अपना देश को और ताकतवर करें। लेकिन और वर्ल्ड मजबूत की करना सबसे चाहिए। 5वीं इकोनॉमी बन गई है इंडिया, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी श्रेणी में जाके खड़ी हो गई है। अच्छा, ये बात सरकार करती ये है। ठीक है, दूसरे कंपनी अगर दूसरी कंट्री की हालत अगर बुरा हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम ताकतवर होते जा रहे हैं। हमारा जीडीपी रेट सरकार देते हैं, आप खुद देख लो। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत सरकार देता है, आप खुद देख लो। लेकिन फिर भी श्रीलंका और बाकी देशों से तुलना की जाए, जो सरकार भी कहती है, तो भारत की हालत अच्छी है। पाकिस्तान फेल स्टेट, श्रीलंका फेल स्टेट। अब बांग्लादेश देखियो, वो हमसे आगे निकल जा रहे हैं। अभी पॉवर्टी इंडेक्स में हम 107 नंबर पे आ गए, हमसे आगे बांग्लादेश आ गए, नेपाल आ गए। हम कहां जाए? देखिए, जो सच है उसको तो सच कहना चाहिए, सत्य को सत्य कहना चाहिए। यही चाहते हैं हम सदन के अंदर इसमें चर्चा हो। कैम्ब्रिज को लेकर इतना हंगामा हुआ सदन में, लेकिन राहुल गांधी थे ही नहीं। वो कहते हैं माइक उनका बंद कर दिया जाता। राहुल गांधी जो शिकायत करते थे वो तो आज दोबारा साबित हो गए, क्योंकि सत्तापक्ष कुछ कह सकते हैं, अधिकार है उनकी। डिप्टी लीडर राजनाथ सिंह जी अधिकार है, प्रहलाद जोशी जी अधिकार है, विपक्ष को कुछ नहीं है। हमारे पार्टी के नेता के खिलाफ जो मर्जी बोलते रहो, और हमें उनकी पक्ष रखने की कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई इजाजत नहीं मिलेगा। हमारी पार्टी की तरफ से मैं खड़ा होकर अपना बात रखने का कोशिश की तो सत्तापक्ष खुद सदन को ठप कर दिया। अब देखो, मंत्री होके नारा लगाते हैं, सदन को ठप कराते हैं। ये नजारा हिंदुस्तान की राहुल गांधी सदन में होते तो सही मौका दे देते हैं। हम तो है नुमाइंदे उनके ना, लेकिन वो खुद होते। प्रधानमंत्री तो नहीं थे, उनके नुमाइंदे कुछ अलग थे। क्या अमित शाह जी थे? तो उनके नेता बाहर रह सकते, मेरा नेता क्या बाहर नहीं रह सकते? इसलिए तो हम
तैनात है, हम तो वहां तैनात थे। हमें जब मौका मिलने के लिए मैं बार बार गुजारिश करते रहे तो देखा, बड़ी ताजुब हो गया मैंने कि सत्तापक्ष खुद मंत्री समेत सदन को ठप करने में जुट गए हैं। अच्छा, अब दादा आते हैं, क्योंकि अडानी वाला विषय बहुत कांग्रेस पार्टी उठा रही है, उस पर जेपीसी की मांग आप कर रहे हैं। पिछले सेशन में भी आपने लगातार उठाया, तो अब क्योंकि सेकेंड हाफ बजट सेशन का शुरू हो गया है, तो आगे स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? देखिए, हम चाहते हैं सबसे पहले कि हमारा प्रिविलेज क्या है ये सदन के अंदर चर्चा किया जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं, क्योंकि सदन के अंदर प्रिविलेज, हमारा अधिकार क्या है, ये जब तक स्पष्ट नहीं होगी सदन में चर्चा करने का माहौल नहीं पैदा होगा। क्योंकि सदन बीजेपी पार्टी का तो पार्टी ऑफिस नहीं है, ये आरएसएस का नागपुर का ब्रांच नहीं है सदन, या कोई हवा महल नहीं है राजाओं की, नवाबों की। ये तो सबसे बड़ा पंचायत होते हैं। यहाँ आके हम लोग अपना बात रखेंगे, आम लोगों की तरफ से आम बहुत सारे मुद्दा उठाएंगे, यही तो हमारा फर्ज होते हैं। और फर्ज निभाने के लिए अधिकार मिलना जरूरी है। अगर अधिकार मिले तो जेपीसी की मांग जरूर करूंगा। सरकार की तरफ से हमेशा कहा जाता है, सत्तारूढ़ दल की तरफ से, कि विपक्ष जो है हंगामा क्रिएट करता है और उसकी वजह से अब देखो ना, सदन की नजारा खुद देख लीजिए। हमारी तरफ से कैमरा नहीं दिया जाते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ा पंचायत में हमारी तरफ कैमरा नहीं दिया जाएगा। लोकसभा के अंदर हमारे रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में खुद सदन ठप करा रहे हैं। ये मंत्री खुद स्लोगन शाउटिंग कर रहे हैं। कहां जाए हम लोग? ये नजरा कभी नहीं देखा हम लोग। तो ये एक तरफा हो रहे हैं सारे कुछ। हमेशा हम देखते थे टीएमसी कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आती थी, विपक्षी दलों की बैठक में टीएमसी नहीं दिखी। कभी खड़ा रहती थी, अभी नहीं। पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से ऐसा नहीं करते लोग। वो अपना अलग से अपना पहचान बनाना चाहते हैं। अंदर की बात, उन्हें लगता है कांग्रेस के साथ जाने में फायदा नहीं है। अंदर की बात कुछ अलग है। अंदर की बात कुछ अलग है। वो बात अगर मैं कहूं तो टीएमसी वालों को पचेगा नहीं। तो बता दीजिए क्या है अंदर की बात? वो नहीं चाहते कि मोदी जी की खिलाफ कुछ ठोस कार्रवाई हो। मैं छोटा सा एक चुनावी गणित पेश करूंगा यहाँ। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी कुल मिलाकर 37% पॉपुलर वोट उनको मिले थे। 37%। जाहिर होता है कि हिंदुस्तान में 63% वोट बीजेपी के खिलाफ डाले गए थे। तो 63% के अंदर कांग्रेस पार्टी के हिस्सा होते हैं 20%, टीएमसी पार्टी की 4%। कांग्रेस पार्टी की यही रवैया है। हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी को अगर सत्ता से निकालने का मनसा किसी को रहे और वो मनसा को जमीनी हकीकत में तब्दील करने की इरादा रहे, तो सबसे पहले विपक्ष को लामबंद होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। क्योंकि 63% वोट विपक्ष के कब्जे में है। लेकिन मोदी जी जानते हैं ये, इसलिए मोदी जी चाहते हैं कि विपक्ष लामबंद ना हो। इसलिए मोदी जी के हाथ में औजार तो है, ईडी है, सीबीआई है, इस्तेमाल करते हैं। कोई कुछ पार्टियां डर जाते हैं। वो डरने वाला पार्टी के अंदर एक टीएमसी पार्टी होते हैं, वो मोदी जी के खिलाफत करने से इनकार करते हैं। 5 दशकों के बाद मुर्शिदाबाद की ये बाय इलेक्शन कांग्रेस पार्टी ने जीता, उससे जोश तो जरूर रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि ये बंगाल का टाइगर, बंगाल में रिवाइवल कांग्रेस पार्टी का करा पाएगा? देखिए, बंगाल में पिछले चुनाव में हमारा स्थिति अच्छा ही थी, लेकिन बीच में क्या हो गई, ये ध्रुवीकरण की सियासत शुरू हो गई। मोदी जी दिल्ली से सीए, नागरिक कानून और एनआरसी लेकर चले गए कलकत्ता, और दीदी को लाभान्वित हो गए। दीदी लोगों को कहना शुरू कर दी थी कि मोदी जी एनआरसी ला रहे हैं, नागरिक कानून ला रहे हैं, तुम्हें तो बांग्लादेश धक्के मार के निकाल देंगे, मैं बचा पाऊंगा और तुम सारे वोट मुझे ही दिया करो। ये एक अजीब सा माहौल पैदा हुआ था वहां, जिसको हम कहते हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की माहौल। उसमें सबसे ज्यादा हानि पहुंचे कांग्रेस पार्टी की। सबको ये मालूमत हो गई कि मोदी कहे या दीदी कहे, दोनों ही चुनाव के समय हमें प्रभावित करने के लिए
हमारे वोट को उनकी मनमाफिक तरीके से प्रभावित करने के लिए नया नया मुद्दा खड़ा करते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होते ही ना मोदी जी की पार्टी कभी नागरिक कानून और एनआरसी की बात कहे, ना दीदी की पार्टी कभी कही। वो ये कह रही है कि टैसिट अंडरस्टैंडिंग बता बहुत रही अच्छा। तो सबसे आगे पहले तो टीएमसी से है। वो अंडरस्टैंडिंग, कह रही है कि मैं लड़ रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से, टीएमसी लड़ रही है। ये तो साबित हो गया कि टीएमसी पार्टी से हम लोग सारे करार कर ली। लेकिन तो दादा इसी तरह चुनाव की गणित को देखे तो टीएमसी पार्टी से 17% वोट हमारी पार्टी में आ गए। तो इसमें अगर साठगांठ बने तो टीएमसी पार्टी से बने होंगे, लेकिन क्योंकि बीजेपी से 10%, टीएमसी पार्टी से 17% वोट हम लोग खींच लिए हैं। तो इसमें क्या साबित होता है? लेकिन जैसे ये बौखलाए हुए, उनको ये एक अंदाज नहीं था कि सागर दिघी में कांग्रेस कभी जीत सकते हैं। पिछले सेशन में भी हमने देखा आम आदमी पार्टी और टीएमसी अदानी वाले मुद्दे पर ही आप जेपीसी की मांग कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड मांग। तो विपक्ष जो है वो सदन की बात करें, जहां तक संसदीय प्रणाली की बात है वहां पर बिखरा बिखरा दिखता है। तो ये विपक्ष को कैसे कांग्रेस पार्टी पिछले बार टीएमसी पार्टी जेपीसी की मांग नहीं की थी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी मांग कर रहे थे वो। तो मतलब उसी समय से आपको पता चल गया कि वो अलग है, वो बराबर अलग रहते हैं और ज्यादातर अलग रहता है ईडी की छापामारी होने के बाद ज्यादातर। लेकिन अब तो दीदी कह रही है 24 अकेले लड़ेंगे, किसी की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा खुशी होंगे मोदी ना। फिर भी मैं गणित समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैडम, आप थोड़ा गौर करें। पिछले चुनाव में मोदी जी 37% मतलब 37% वोट हासिल की थी। मतलब विपक्ष 63%, 63%। और विपक्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी की हिस्सा क्या है? 20%, और टीएमसी पार्टी की 4%। तो अगर विपक्ष लामबंद हो, विपक्ष एकजुट हो, तो सबसे खतरा किसको पहुंचाएगा? सबको खतरा बनेगा मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को, क्योंकि 37% बीजेपी, 63% विपक्ष। तो ये टीएमसी जो तो कहती है मोदी से लड़ रहे हैं, वो अचानक से आपको क्यों लगता है ऐसे क्यों हो गई? इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बार बार ये गुहार लगाते आए हैं, हमारी पार्टी की तरफ से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर विपक्ष लामबंद हो, विपक्ष अगर एकजुट हो, तो 63% वोट की मालिक बन सकते। 63% वोट अगर हमारे पास रहे तो मोदी जी को दोबारा सत्ता पे आना नामुमकिन हो जाएगी। मोदी है तो मुमकिन है बदल जाएगी, मोदी है तो नामुमकिन है। लेकिन ये आपको क्यों लग रहा है दीदी क्यों बदल गई? दीदी तो सबसे पहले कह रही है कि वो सबसे ज्यादा लड़ना चाहती हैं। यही तो अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। ये राज तो खुलना चाहिए। जिस दिन से उनके भतीजे को ईडी दफ्तर में बुलाया गया दिल्ली में 9 सितंबर 2021, 9 घंटा पूछताछ की गई थी। ईडी दफ्तर से निकलते ही कांग्रेस के खिलाफत शुरू हो गए। अब तारीख लिख लो, 9 सितंबर 2021, 9 घंटे ईडी दफ्तर में उनकी भतीजे को जांच पड़ताल होने की तुरंत बाद जब उन्होंने ईडी दफ्तर से निकाले तो कांग्रेस से खिलाफत करना शुरू हो गए। खुशी कौन हुई? मोदी जी। सारे बंगाल में घोटाला और घोटाला सारे बंगाल में छाए गए हैं। रोजाना टीएमसी पार्टी की कोई ना कोई कद्दावर नेता हिरासत में जा रहे हैं। दबाव में आ गई है टीएमसी, दबाव में आके समझौता कर लिया, करार कर लिए हैं। पहले मोदी जी से करार किया, दूसरे बार दार्जिलिंग करार हुई थी, जहां उपराष्ट्रपति, जहां राज्यपाल थी, बंगाल के राज्यपाल हेमंत बिस्वा शर्मा, ममता बनर्जी एक साथ बैठ के एक करार बने, दार्जिलिंग पैक्ट। उसके बाद हमारे धनखड़ साहब ने आके यहां उपराष्ट्रपति बन गए। सब विपक्ष एकजुट होकर मार्गारेट आल्वा को हम लोग नॉमिनेशन दी। खिलाफत किसने की? ममता बनर्जी ने। क्या कह रहे थे उस समय कि मैं इस चुनाव में भाग नहीं लूंगा। सुविधा किसकी हुई? उपराष्ट्रपति जी की जीतने का सुविधा हुई। तो करार, दार्जिलिंग करार पहले हो चुके थे। मोदी जी के साथ उनका अंदर की जो बात है करार हो चुके हैं कि मैं छापा तो मारेंगे ईडी और सीबीआई को, लेकिन दीदी आपके घर और भतीजी के घर तक ईडी सीबीआई नहीं जाएंगे। मैं हुआ
पाबंदी लगा दी है। टीआरएस भी तमाम विपक्षी पार्टियों को हम देख रहे हैं, वहां पर भी कोशिश हो रही है लामबंद करने की। टीएमसी ने अपनी अलग राह जो है वो अपना ली है। वाम दलों का क्या, कितना नंबर वाइज अगर आप देखें तो क्या उनका रेलेवेंस है, वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। ऐसे में जिस मजबूत विपक्ष की बात अधिवेशन से, रायपुर के अधिवेशन से कांग्रेस अध्यक्ष ने की, वो हो पाएगा? हम लोग तो यही गुहार लगाते आए हैं कि विपक्ष के एकजुट होना चाहिए। अभी तो विपक्ष की ये जिम्मेवारी होते हैं, क्योंकि विपक्ष तो सिर्फ कांग्रेस अकेले नहीं है। लेकिन सब कहते हैं कि कांग्रेस बिग ब्रदर का रोल प्ले करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के पास है कुछ नहीं। कभी ऐसा कांग्रेस अपना एरोगेंस नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस ऐसा कभी नहीं कहा कि कांग्रेस एरोगेंस को कम, कांग्रेस बिग ब्रदर की रोल प्ले करता, कभी नहीं ऐसा कहा। क्या कांग्रेस को किसी और की, कोई और प्रधानमंत्री का दावेदार हो मंजूर होगा? मैडम एक मिनट, कांग्रेस पार्टी की साफ रवैया है, विपक्ष एकजुट हो तो मोदी को हरा जा सकते हैं, मोदी जी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है अगर विपक्ष लामबंद हो। तो ये बार-बार क्या उस लामबंद विपक्ष का चेहरा कांग्रेस से हो, प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो चेहरे का? नहीं, चेहरा प्रधानमंत्री ये कभी नहीं हम लोग कहा, ये आप लोग थोप रहे हैं, ये बीजेपी पार्टी थोप रहे हैं, हम लोग कभी नहीं कहे। मतलब आपको कोई और चेहरा भी मंजूर होगा? चेहरा की जरूरत नहीं है अभी, हम तो चाहते हैं कि सब एकजुट तो हो, फिर तय करेंगे चेहरा कौन बनेगा ना बनेगा। मतलब किसी और के चेहरे पर राजी हो जाएगी कांग्रेस ऐसा कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी जी हमारा प्राइम मिनिस्टर फेस होगी, ऐसा कांग्रेस कभी नहीं कहा। आप लोग सुने हैं, कांग्रेस की मकसद एक ही है, सत्ता से ये सांप्रदायिक ताकत को हटाना। लेकिन नुमाइंदगी कौन करेगा? इस तय होगी, समय की चलते चलते तय होगी। सारे विपक्ष अगर लामबंद हो तो 63% वोट विपक्ष के जेब में आ सकते और मोदी जी को सत्ता से निकलना आसान होगा। अगर विपक्ष जितना जल्दी ये समझे, ये गणित, ये चुनावी गणित जितना जल्दी विपक्ष समझे उतना बेहतर होगी। मतलब कांग्रेस लेड ऑपोजिशन हो, ऐसा आप लोगों ऐसा? कांग्रेस तो ऑपोजिशन में है। जयराम रमेश ने कहा कि हमारे बिना तो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा ये गणित क्या कहते हैं, मैं फिर गणित की दोहराते हैं। 20% वोट कांग्रेस के पास है, ये कांग्रेस को बाहर रख के अब कर सकते हैं। अब बताइए, खुद बताइए, अगर हम विपक्ष को कहें भाई हम बाहर रहते हैं, तुम कर सकोगे? राहुल गांधी जी की 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा के उपरांत हमारे कांग्रेस पार्टी की दबदबा, कांग्रेस पार्टी की और आकर्षण और कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों को ही और ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जब पवन खेरा को अरेस्ट किया जा रहा था, एयरपोर्ट से लेकर गई पुलिस, तो वहां पर मोदी तेरी कब्र खुदेगी ऐसी नारेबाजी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की। बाद में मोदी जी ने कहा कि लोग कहते हैं मर जा मोदी, लेकिन देश की जनता कहती है मत जा मोदी। ना मोदी कभी नहीं हम मोदी जी को मरने नहीं देंगे। क्यों मोदी जी मरेंगे? लंबे उम्र तक मोदी जी जी रहे, तो 2047 का सपना देख रहे हैं ना, अमृतकाल पूरा ना होने तक मोदी जी कैसे हमसे विदा लेंगे? हम विदा नहीं लेने देंगे मोदी जी को। क्यों विदा लेंगे? मोदी जी हमारा देश की प्रधानमंत्री है, उनको सेहत, उनको तबीयत सही सलामत रहे, ये हमारा सबको मांग है। देश की प्रधानमंत्री है, देश की प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी जी। अगर कोई बात पे मोदी जी को ठोस पहुंचा तो मैं और हमारे पार्टी दुखी है। इसलिए जो बात रखे गए थे उस समय बातों बातों में कब्र खोदने की हम दुख प्रकट किए हैं, खेद प्रकट कर चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं तहजीब हिंदुस्तान की, इसलिए हम खेद प्रकट कर चुके हैं। उसके बाद भी अगर मोदी जी को लगे, बीजेपी को लगे, फिर वही बात को दोहराया जाए तो उनके अपना रुचि, वो अपना रुचि है, हमारा रुचि नहीं है। सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, आपके राजस्थान के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं मोदी को खत्म करो सबसे पहले तो देश बचेगा, भैंस बाहर दो, बाकी सब अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बात को, लफ्ज को तोड़ मरोड़ करने में माहिर है बीजेपी पार्टी। अच्छा, ये आप लोग नहीं कहते कि बेरोजगारी को खत्म करना चाहिए? बताओ, बेरोजगारी को खत्म करना चाहिए कि गलती है? खत्म मतलब क्या है? पर ऐसी बयानबाजी से बचा जा सकता है? खत्म करना चाहिए मतलब क्या है? उन्मूलन करना चाहिए, दूर करना चाहिए। लेकिन वो तोड़ मरोड़ करना आदत है इनकी। हां कहे तो ना कर देंगे, ना कहो तो हां कर देंगे, दिन कहो तो रात बताएंगे, रात कहो तो दिन आपको बताएंगे। ये मोदी जी की और उनकी पार्टी की कला है। तो इसलिए रंधावा साहब ने जो कहा खत्म मतलब क्या? खत्म मतलब क्या? समाप्त होना चाहिए। खत्म करना हम जो समझते हैं, समाप्त करना, दूर करना, उन्मूलन करना। अगर ग्रामर जरूरत है तो ग्रामर भी दे सकते हैं बीजेपी की बददिमागी प्रवक्ताओं को। अगर उनको ग्रामर की जरूरत है तो वो थोड़ा ग्रामर पढ़ ले
और राहुल गांधी जी की भाषण सुन के कुछ सीख ले हिंदुस्तान के बारे में और देश के बारे में और दुनिया के बारे में। ये मैं सलाह देना चाहता हूं बीजेपी पार्टी की बददिमागी प्रवक्ताओं को। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि उनकी भाषा सुन लें, तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, गिरिराज सिंह कह रहे हैं राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगे उनके ऊपर। यही तो हमारे देश की समस्या होते हैं। आजादी की समय जो आजादी की खत्म करने के लिए जो लड़े थे, आजादी की समय जो ब्रिटिश हुकूमत को जो दलाली किए थे, वो लोग अभी ज्ञान दे रहे हैं हमारे राष्ट्र प्रेम की। यही तो हमारा सबसे दुर्भाग्य है देश की। ब्रिटिश हुकूमत को दलाली करने वाला जो पार्टी, गांधी जी को हत्या करने वाला जो पार्टी, वो पार्टी हमें ज्ञान दे रहा है कि राष्ट्र प्रेम की, देश प्रेम की। ये हमको सुनना पड़ता है। ये हिंदुस्तान की दुर्भाग्य है, मैं मानता हूं। अब जो भी कहना कह दो। अभी आपका अधिवेशन हुआ, तमाम तरह के डिसीजन लिए गए, 50 अंडर 50, 50% का रिजर्वेशन आपने दिया, सीडब्ल्यूसी में 35 सदस्य। तो इसके बाद क्या कांग्रेस का रिवाइवल हो पाएगा? 2024 में जो पीछे परफॉर्मेंस था, उससे आप लोगों का परफॉर्मेंस सुधरने जा रहा है? हम लोग ये सत्ता कब्जा करने के लिए जा रहे हैं मैडम, ऐसा नहीं। हम हिंदुस्तान की सत्ता से मोदी जी को हटाने की मकसद सामने रख के आगे निकल रहे हैं। कांग्रेस को कमजोर जो समझेगा वो खुद कमजोर होंगे। लेकिन कांग्रेस तो हाशिए पर है कई जगहों पर। वो तो बीजेपी पार्टी कहते हैं हाशिए पर है, लेकिन 52 एमपी बीजेपी पार्टी भी कभी हाशिए पे थे। 2004 साल में साइनिंग इंडिया नारा लगा के बीजेपी पार्टी में चुनाव लड़े थे, आपको याद दिलाना चाहते हैं। उस समय भी सदन में थे, साइनिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया। लेकिन साइनिंग इंडिया हुआ था या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, किसने? मैं भी अटल बिहारी वाजपेयी को काफी सम्मान करते थे, बहुत प्रेमी हूं मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। फिर भी साइनिंग इंडिया नारे लगाते हुए चुनाव तारीख पहले कर दिया, चुनाव तक प्रीपोन कर दिया चुनाव। लेकिन क्या हुआ नतीजा? तो इसलिए कहूंगा, इतना अहंकारी मत बनो बीजेपी पार्टी। ये अहंकार चूर चूर होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान के आम लोग की वोट किसी की जेब में रखे हुए अपना संपदा नहीं है, किसी का पेटेंट नहीं है, किसी का फिक्स डिपॉजिट नहीं है। हिंदुस्तान के आम लोगों की वोट। लेकिन संभव है ये लक्ष्य? अभी आपकी जो पोजीशन है, देखते हुए राज्यों में हर जगह पर पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, क्यों नहीं है? 2004 साल में बीजेपी पार्टी कभी सपने में नहीं सोचा था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेगा। आप बीजेपी पार्टी को पूछ लीजिएगा। तो आपको लग रहा है कि वो मकसद लेके हम लोग आगे जा रहे हैं, जोर कदम जा रहे हैं। वंदे मातरम कहते हुए हम आगे निकल रहे हैं, जय हिंद कहते हुए हम आगे निकल रहे हैं। और राहुल जी 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा समाप्त कर भी दिए हैं। और इससे बुखलाए हुए बीजेपी पार्टी सिर्फ लक्ष्य राहुल जी को खत्म करो, राहुल जी को उनके छवि को धूमिल करो, राहुल जी को देशोद्रोही बनाओ, राहुल जी को। क्यों? राहुल जी उनकी अंदर डर पैदा कर दिए हैं। राहुल जी के चलते सारे बीजेपी पार्टी बुखलाए हुए हैं। तो खरगे जी खासकर भारत जोड़ो यात्रा की उपरांत, इसलिए सारे निगाहें टिकी हुई है राहुल जी के खिलाफ। राहुल जी को छवि को कलंक करो, मतलब धूमिल करो। राहुल जी को आम लोगों की नजरिए में छोटा करो, राहुल जी को देशोद्रोही बनाओ। तरह तरह की सारे निंदा राहुल जी के खिलाफ थोपने का कोशिश करो कि लोग राहुल जी को बहावा करने की बदले छी छी करे। लेकिन बीजेपी पार्टी के ये मंसूबे पूरा नहीं हो। ईडी पर आप लोग बहुत आरोप लगाते हैं, लेकिन बार बार कहा जाता है कि एजेंसी एक प्रक्रिया है, उसको फॉलो कर रही है और उसको अपना काम कर देने हम तो बहुत पहले कहा ईडी नहीं, इडियट है। बहुत पहले का नरेंद्र मोदी जी का इडियट है वो। अगर इडियट ना होते तो मैडम सोनिया गांधी को 3 दिन लगातार जांच पड़ताल करते हो, बताइए। और इडियट अगर नहीं होते तो सिर्फ विपक्ष की जो सूबे होते हैं वहां जाके वो क्यों डेरा डालते हैं, वहां जाके क्यों छानबीन करते हैं, वहां जाके क्यों लोगों को गिरफ्तार करते, हिरासत में लेते हैं। बीजेपी परिचालित, मतलब बीजेपी पार्टी की अधीन जितने सारे स्टेट है वहां ईडी जी के दबदबा तो नहीं है। ईडी सीबीआई नहीं जाते, नहीं पहचानते क्या? ईडी सीबीआई नहीं पहचानते कि कौन कौन सूबे बीजेपी पार्टी की नेतृत्व में चल रहे हैं? सारे छापामारी कहां होते हैं? देखते जाओ, सारे छापामारी, सारे ईडी और सीबीआई के दबदबा, सारे जांच पड़ताल, जिस स्टेट बीजेपी के नहीं है वहां छापामारी होगा। जो स्टेट बीजेपी के है शांति बना रहे होंगे।
तो पश्चिम बंगाल में ममता अकेली जाएंगी वो और आप सब वो तो कोर्ट के निर्देश में हो रहे हैं मैडम। बंगाल में जो हो रहे हैं कोर्ट की आदेश पे, कोर्ट की निरीक्षण में हो रहे हैं, अपने मर्जी से नहीं, कोर्ट की निरीक्षण में और कोर्ट की आदेश पे हो रहे हैं बंगाल में। वो ईडी सीबीआई वहां ज्यादा छानबीन नहीं करना चाहते, कोर्ट धक्का मारते हैं, कोर्ट सीबीआई को कहते हैं आपके खिलाफ हम केस चालू करेंगे अगर ठीक से काम नहीं करोगे तो। धक्का मारता है, वो चलते हैं, फिर दोबारा धक्का मारता है कोर्ट, फिर आगे निकलते हैं। तो कांग्रेस की नीति की बात करें, संसद में जो इस बार की आपकी स्ट्रैटेजी है, आप लोग कब तक हाउस जेपीसी की जब तक डिमांड आपकी पूरी नहीं होगी? हम चाहते हैं सरकार हमसे बात करे, हमारे बात रखने का मौका दे, और क्या चाहते हैं हम लोग तो यहाँ, क्योंकि पिछला सेशन तो वॉश आउट हो गया जेपीसी की मांग के साथ। हमारा मांग तो जायज था, सब जानते हैं हमारा मांग जायज तो अभी भी जेपीसी नहीं होगी तब तक सदन नहीं हमारा चलेगा। मांग जायज था, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट जाके हमारे सत्तारूढ़ पार्टी को कोई दरखास्त जमा करने पड़ी ना, कि हम भी चाहते हैं इससे मतलब जांच पड़ताल हो, तफ्तीश हो। सरकार खुद गुहार लगाता है सुप्रीम कोर्ट जाके कि हम भी चाहते हैं जे हिंडनबर्ग रिसर्च मुद्दे पे तफ्तीश किया जाए, लेकिन हमारे लोगों को वो तफ्तीश कमेटी में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम आप लोगों का आदेश पे नहीं चलेंगे। अब देख रहे हो सब कुछ। तो बिना जेपीसी की मांग के चलेगा? जेपीसी अगर सरकार नहीं मानती है तो सारे बहुत सारे मुद्दे के अंदर एक मुद्दे है हमारा, तो पहला मुद्दा है कि हमारा प्रिविलेज अधिकार को क्या होगा। सदन में इस विषय पे विस्तार से चर्चा होना जरूरी है। ये मैं जरूर आपको प्रिविलेज नोटिस तो राहुल गांधी के खिलाफ भी निशिकांत एक ने 1000 बार दे सकता है, कोई उसमें परवाह नहीं करते हम लोग, उसमें हमें कोई लेना, राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं है उसमें। राहुल गांधी जी बिल्कुल निडर है, डरे हुए है बीजेपी पार्टी, और राहुल जी को डरते हैं, इसलिए राहुल जी को छवि को धूमिल करने के लिए हर संभव साजिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अंतिम सवाल क्या देख रहे हैं अधीर रंजन चौधरी? कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल हो पाएगा? मात्र एक एमएलए आप 1 से 100 होंगे मैडम, 1 से तो 100 होते हैं। एक दिन में तो आप इतना तो बड़ा लड़ाई ममता दीदी से। एक दिन में आप तो इतना बड़ा उम्र की नहीं हो गई ना, बचपन थी माँ से दूध पिए होंगी, उसके बाद धीरे धीरे आप इतने बड़े मतलब पत्रकार बन गई है, तो धीरे धीरे हम आगे निकलेंगे। असेंडिंग मोड में है हम लोग, डिसेंडिंग मोड में नहीं, असेंडिंग मोड में है। आज 1 है, कल 100 होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अधीर रंजन चौधरी साहब से हमने बातचीत की। बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी, तमाम मुद्दों पर क्या उनकी राय है वो भी हमें बताया, चाहे वो फिर कांग्रेस पार्टी की संसद में स्ट्रैटेजी हो, या 2024 के लोकसभा चुनावों की रणनीति हो, या फिर पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, वहां पर क्या करेगी कांग्रेस पार्टी। इन तमाम चीजों पर हमसे उन्होंने बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया अधीर रंजन चौधरी जी हमसे बातचीत के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।